यूपी के लखीमपुर में विधायक को थप्पड़ मारा। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपिटाई हुई है। कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर यह विवाद हुआ। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवधेश सिंह और एमएलए योगेश वर्मा के बीच मारपिटाई हुई। साथ ही वकीलों ने भी विधायक को पीटा है। तो ये मामला यूपी का सामने आया है, जहां पर ये देखिए लखीमपुर का ये पूरा मामला किस तरह से मार पिटाई हो गई। लखीमपुर में विधायक को थप्पड़ मार दिया गया। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ ये देखिए मार पिटाई हुई है। तस्वीर आपके सामने, पुलिसकर्मी जो वहां पर हैं वो बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान ये पूरा विवाद हो गया। ये देखिए किस तरह से विधायक योगेश वर्मा के साथ मार पिटाई हुई है। पूरा वाकया आप देखिए। तो आप देखिए यूपी के लखीमपुर का ये पूरा मामला। यहां पर आप देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष अवधेश सिंह, उन्होंने एमएलए जो योगेश वर्मा, जिनका नाम है, बीजेपी के विधायक हैं लखीमपुर में, उनके साथ मारपिटाई के थप्पड़ मारा। ये देखिए, और उसके बाद योगेश वर्मा भी इसके बाद आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो साथी वकील हैं, उन्होंने इसके बाद योगेश वर्मा पर किस तरह से धावा बोल दिया, मारपिटाई की है। यहां पर आपको हम दिखा रहे हुआ क्या है। एक बार फिर से बिग वॉल पर आप देखिए किस तरह से यह आप देखिए, यहां पर आपको नजर आ रहे योगेश वर्मा जो कि विधायक है लखीमपुर में। ये देखिए किस तरह से चलते हुए आ रहे हैं योगेश वर्मा, बीजेपी के विधायक। तभी यहां पर जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं वो सामने आते हैं और उसके बाद वो थप्पड़ मारते हैं, धक्का मुक्की की जाती है, मार पिटाई की जाती है। और फिर क्या होता है, इसके बाद मामला काफी ज्यादा बढ़ जाता है। योगेश वर्मा यहां पर आप देखिए, वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद दोनों के बीच में मार पिटाई होती है। और जो साथी वकील हैं वहां पर जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह के साथ है, वो भी एमएलए योगेश वर्मा के साथ मार पिटाई करते हैं। विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। विपिन, ये मामला कैसे इतना ज्यादा गर्मा गया? देखिए, लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव का चेयरमैन का चुनाव है और उस चुनाव में पिछली बार भी बार एसोसिएशन लखीमपुर के अध्यक्ष अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह चुनाव जीती थी और इस बार भी वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते थे। आरोप यह है कि शासन प्रशासन के दम पर दूसरे जो उम्मीदवार इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं उन्हें पर्चा नहीं दिया जा रहा था। इस बात की शिकायत भी हुई थी और योगेश वर्मा जो कि सत्ताधारी दल के विधायक है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको पर्चा दिया जाए। उसी बात को लेकर आज ये शिकायत करने पहुंचे थे और उस दौरान अवधेश सिंह आते हैं और दोनों में कहासुनी होती है और अचानक अवधेश सिंह हमलावर हो जाते हैं और बीजेपी के विधायक, सदर विधायक लखीमपुर योगेश वर्मा पर वो हाथ उठा देते हैं। और इस दौरान जब पुलिस उनको काबू करने की कोशिश करती है तो अवधेश सिंह के 2-3 और जो करीबी होते हैं वो टूट पड़ते हैं और थप्पड़ों से बीजेपी के विधायक को मारते हैं, पीटते हैं। फिलहाल अभी भी मामला बहुत ज्यादा गंभीर बना हुआ है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विधायक निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर लगे हुए हैं। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के साथ। तो यूपी के लखीमपुर का पूरा मामला, जहां पर बीजेपी विधायक के साथ थप्पड़ मारा गया है बीजेपी विधायक को और साथ साथ मार पिटाई की गई है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव से जुड़ा पूरा मामला जो कि एक विवाद के तौर पर तूल पकड़ता हुआ नजर आया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बताएं, अनंतनाग से खबर है जहां पर टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या की गई है। कोकेरनाग इलाके में मंगलवार को लापता हो गया था टेरिटोरियल आर्मी का ये जवान और उसके बाद अब हत्या की खबर आ रही है। मारे गए जवान नौगाम का हिलाल अहमद है जो नाम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है अनंतनाग से, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर अनंतनाग में टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या की गई है। कोकेरनाग के जो जंगल है इस इलाके में
मंगलवार को लापता हो गया था ये जवान और मारा गया जवान नौगाम का हिलाल अहमद बताया जा रहा है, नौगाम का रहने वाला है। और जानकारी ये सामने आ रही कोकेरनाग के इलाके से मंगलवार को अचानक से जो हिलाल अहमद है वो गायब हो गया था और अब जानकारी है कि इस जवान की हत्या कर दी गई है, शव मिला है जो जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, अनंतनाग में टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या की गई। अब किसने इस घटना को अंजाम दिया, इस हत्या को अंजाम दिया, अभी ये जांच का विषय बना हुआ है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से बेरूत में भारी तबाही, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 की टीम। संवाददाता सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। घर दुकान सब बंद है, लोगों ने यहां से पलायन कर दिया, सूना पड़ा है समुद्र तट, जान बचाकर लोग भागने के लिए मजबूर हैं। यह हालात इस वक्त वहां पर नजर आ रहे इजराइल की स्ट्राइक के बाद। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सुमित की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस समय साउथ लेबनान के सबसे बड़े शहर कहे जाने वाले शहर ताइरिक में के बीच में एकदम मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो यहाँ का सबसे आधुनिक शहरों में से या फिर इलाकों में से माना जाता है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर पहुँचे तो आप देखेंगे पूरे के पूरे घर, इलाके खाली हो चुके हैं। पूरे के पूरे आप कह सकते हैं इलाका या फिर पूरा शहर खाली किया जा चुका है और यहाँ पर आपको इस तरीके की बर्बादी ही नज़र आएगी। चलिए, एक समय था जब यहाँ पर आप देख सकते थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े शहर के साथ साथ बड़ी बिल्डिंगें और यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर लोग नज़र आते थे। बीच पर यहाँ पर लोग अक्सर सैलानी लाखों की, हज़ारों की संख्या में यहाँ मौजूद रहते थे। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैफ़े हुआ करते थे, यहाँ के सबसे बेहतरीन कैफ़े यहाँ पर थे ये, लेकिन अब ये कैफ़े भी खाली हो चुके हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से जिस तरीके से जंग यहाँ बढ़ी है, उसके बाद से ये सारी जगह आप देखें कि रातों रात खाली कर दी गई हैं। आप देखें सारे के सारे कैफ़े या तो खाली हो चुके हैं या फिर बर्बाद हो चुके हैं। बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े आउटलेट्स यहाँ पर हुआ करते थे और अब इन इलाकों के अंदर सिर्फ तबाही है। मैं आपको एक एक करके ये इसलिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि इस समय जो हालात हैं यहाँ पर साउथ लेबनान में वो किस तरीके के हैं। ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि यहाँ का बर्गर का एक बहुत बड़ा आउटलेट है जो अब हालांकि खाली हो चुका है। घर के घर यहाँ खाली हैं। शोरूम्स जो थे यहाँ पे बड़े बड़े वो तक खाली हो चुके हैं। और देखिए, ये इस समय ताज़ा हालात हैं, तो इनको खाली करके जा चुके हैं या फिर इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कई किलोमीटर का ये शहर का ये लाइन, ये वो सबसे बड़ी मार्केट है तायर की। ये वो इलाका है जो आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा हब इसे कहा जाता था कि यहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में सैलानी आते थे, यहाँ इन कैफ़ेज़ में बैठते थे और सामने समंदर का ये किनारे का आनंद लिया करते थे। और अक्सर यहाँ पर लोग पहले रिजर्वेशन करा लिया करते थे क्योंकि यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए, उनके इस मनोरंजन के लिए उनके पास या तो रिजर्वेशंस नहीं होते थे, जगह नहीं होती थी। लेकिन अब आप ये देखिए, ये पूरा शहर ही खाली हो चुका है। ये पूरा शहर, अगर मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे पूरा का पूरा शहर तायर का ये पूरा खाली हो चुका है। एक बार फिर मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय कैसे हैं। देखिए, सोफ़ा और अपने टेबल जो उल्टा करके रख चुके हैं। ये साइन होता है कि देखिए हम पूरी तरीके से क्लोज हैं। घर के घर यहाँ से लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और ये वो लोग थे, एक संपन्न, आप कह सकते हैं कि यहाँ के संपन्न लोग थे जिनके पास ये बड़ी बड़ी इमारतें थी, रेस्टोरेंट थे, घर थे। और अब ये लोग जो हैं वो साउथ लेबनान से निकल कर आगे की तरफ रह रहे हैं। और अभी ये लोग जो बेरूट के सड़कों पर, यानी वहाँ की सड़कों पर रिफ्यूजियों की तरह वहाँ जीने को मजबूर हैं। ये समय यहाँ के ताज़ा हालात मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इस जंग ने घरों को बर्बाद किया होगा, उनके घरों में बर्बादी की होगी या फिर उनको सड़कों पर ला दिया है। ये जंग की वो तस्वीरें हैं जो आपको रह रह कर ये समझाती हैं कि देखिए, एक ना एक दिन जब ये जंग किसी के घर तक पहुंचती है तो किस तरीके की बर्बादी यहाँ पर होती है। मैं आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। पूरा का पूरा ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि आप, ये बहुत लोग यहाँ पर होते थे हज़ारों की संख्या में। मैं भी यहाँ पर जब आया था पिछली बार तो यहाँ पर लोग अपने आप में इन जगहों को एंजॉय करते थे। उनसे पूछा जाता था तो शायद वो इस बात को अग्री नहीं करते थे कि यहाँ तक भी जंग का दायरा बनेगा। लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पर सारी चीज़ें खाली हो चुकी हैं। होटल्स हैं, ये सामने निशान जरा आप ऊपर दिखाएं तो आपको दिखेगा, ये बड़े आप यहाँ के 4 स्टार होटल्स हैं और ये 4 स्टार होटल्स तक यहाँ पर खाली हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। सड़कें सुनसान हैं।
घर सुनसान है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, ज़्यादातर आउटलेट्स यहाँ से बंद किए जा चुके हैं। एक समय था जब यहाँ पर जो कारोबारी यहाँ पर आके बैठता था वो ये कोशिश करता था कि उसको यहाँ पर कम से कम जगह मिल जाए ताकि यहाँ पर उनके व्यवसाय का या फिर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग जगह हुआ करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से आपको एक तरीके से उजाड़ या फिर बर्बाद नज़र आएंगी। तो देखिए लेबनान का हाल आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के एयर स्ट्राइक से बेरूत कैसे बर्बाद हो रहा है ये आपको अब बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर निशाना साधा गया, हर तरफ धूल और धुएं का गुबार है। लेबनान में तबाही की आंखों देखी। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है, वहां पर सब कुछ बर्बाद हो गया। एक और रिपोर्ट आप देखिए। लेबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर अगर आप देखें पूरा इलाका करीबन 8 से 10 बड़े कंपाउंड्स को बर्बाद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स आपको बता रही है कि किस तरीके की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि हमें कहा गया कि कुछ देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स होनी है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार एयर स्ट्राइक्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा होगा। निशांत, इन तारों से बचकर, क्योंकि मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्टिव हैं। हालांकि देखिए हमें बताया गया है कि अभी इस इलाके से आपको दूर रहना है, तस्वीरें किसी की ना लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ये जगह दिखाइएगा। और ये देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस पूरी एयर स्ट्राइक्स का कि आप देखिए इसकी स्मेल, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो गंध आपको अभी भी आएगी। और ये चारों तरफ देखिए बिल्डिंग किस तरीके से बर्बाद कर दी गई हैं। ये सिर्फ TV9 आपको दिखा रहा है और ये बता रहा है कि आखिरकार अभी यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। ये जंग के वो हालात हैं। अगर आप देखें कि कई जगहों पर इस तरीके के आप देखें अंडरग्राउंड टनल्स या फिर आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड बेसमेंट्स के अंदर भी कहा जा रहा था कि लोग छुपे थे और इसीलिए ये बड़ी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आसपास के सभी इलाकों को टारगेट कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर नजर आएगा पिछले 10 दिनों में ज़्यादातर जो वेपन डिपो हैं, कमांड सेंटर्स हैं, उनको टारगेट किया गया। और ख़ास तौर पे ऐसे प्रिसाइज बॉम्ब यानी आप कह सकते हैं GBU 72 जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अंदर तक अटैक कर सकते हैं। और अंदर तक अटैक करने का मकसद ये होता है कि अगर बेसमेंट में कोई शख्स हो या फिर कोई अंदर छुपा हो टनल बना के, तो आप उसको मार गिरा सकते हो। और अगर आप देखें इन बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को तो आपको दिखेगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड तक टनल्स बनाए गए थे या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें छुपने की जगह थी। आप देखिए कितने गहरे ये जगह हैं जहां पर आप आराम से हाइड कर सकते हैं। और जो इम्पैक्ट था इन मिसाइल्स का वो इतना ज़्यादा था कि अंदर तक के चीज़ों में लोग निश्चित तौर पर जो होंगे वो मारे गए होंगे। और अगर आप देखें ये टनल्स का या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग्स का जो आप कह सकते हैं जो इन पर इम्पैक्ट हुआ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा विध्वंसक है, ये आप इसको देख कर समझ सकते हैं। और चलिए मैं अपने कैमरा पर्सन के निशांत को कहूँगा कि आप आगे भी चलें और हमको दिखाएं कि आप इधर सबसे पहले आप इस तरफ को देखिए। और अगर आप देखें कि आपको नज़र आएगा कि जो गाड़ियां हैं उनको भी किस तरीके का नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए ये यहाँ की एक तस्वीर है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालांकि हमको देखिए साफ तौर पर ये भी कहा गया कि आपके पास कुछ ही मिनट होंगे और उसके बाद आपको यहाँ से निकलना है। लेकिन आप देखिए आपको अभी भी यहाँ पर आग लगी हुई नज़र आ जाएगी। थोड़ी देर पहले इन इलाकों के अंदर एयर स्ट्राइक्स की थी। ये हम आपको तबाही की तस्वीर दिखा रहे हैं। निशांत इधर दिखाइए, निशांत कैमरा पर्सन इधर कीजिए कैमरा और दिखाइए कि देखिए ये है। और देखिए ये जनरेटर रूम है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो बड़े आप कह सकते हैं कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए थे उनको अटैक किया गया है। और अगर ये अगर आप देखें कि वो तस्वीरें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ TV9 आप तक पहुंचा रहा है और आपको बता रहा है कि आखिरकार यहाँ की ताज़ा तस्वीरें किस तरीके की है, पूरे कंपाउंड को किस तरीके से बर्बाद किया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई। कहा जा रहा था कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर करीबन यहाँ पर एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर चल रहा था, एक एम्युनिशन डिपो भी है। और अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ निशांत, जब मैं आपसे लगातार बातचीत कर रहा हूँ तब यहाँ पर हम लगातार ड्रोन की आवाज़ सुन सकते हैं। हम लगातार ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई जगह ऐसे फाइटर क्राफ्ट का भी इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। और ज़्यादातर इन स्ट्रक्चर्स को बर्बाद करने के लिए जो नीचे आप कह सकते हैं कि बंकर से दूसरी साजो चीज़ें बनाई हो उनको टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। तस्वीरें एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि क्या ताज़ा तस्वीरें यहाँ की इस समय मौजूद हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है, वॉर जोन से इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग की लाइव रिपोर्टिंग। TV9 के कैमरे पर बमबारी की तस्वीरें कैद हुई हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। दोनों ओर से हो रही है बमबारी। मैं जिस जगह पे हूं यहां पर अगर आप देखें अभी यहां से कहा जा रहा है कि कई मिसाइल्स यहां से इजराइल की तरफ दागी गई हैं। और
वो देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि वो इजराइल के इलाके हैं जहां पर वो मिसाइलें दागी गई हैं। निशांत आइए, और निशांत सामने वो देखिए, वो कई मिसाइलें वहां से इसी इलाके से दागी गई हैं। और कहा यह जा रहा है ये इसलिए क्योंकि इजराइल जो है वो ठीक सामने है और उसी इलाकों के अंदर अब साउथ लेबनान से ये मिसाइलें दागी गई। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा था ये आखिरी शहरों में से एक है जो बहुत बड़ा हब हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर इजराइल के इलाके में मिसाइलें दागी, निश्चित तौर पर वहाँ से भी रिटेलिएशन आएगा। तो ये इसीलिए खाली कराया गया था क्योंकि वहाँ से सीधे तौर पर अटैक आने की संभावनाएं ज़्यादा थी। देखिए बम्बारमेंट की आवाज़ आपको दोबारा से सुनाई दे रही होगी। अब उस इलाके में बम्बारमेंट शुरू हो गए, बॉम्ब्स गिरने शुरू हो गए और उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर दोबारा से उस इलाके के अंदर बम्बारमेंट शुरू हो गई है। तो हिजबुल्लाह ने कई इलाकों में अपने स्टील वॉल को भी तैयार किया है हमलों से बचने के लिए। यह बड़ी खबर आ रही है, इजराइल की निगाह से बचने के लिए स्टील वॉल को तैयार किया है। TV9 के कैमरे पर हिजबुल्लाह की स्टील वॉल। आप देखिए हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, किस तरह से स्टील वॉल को तैयार किया गया है। साउथ लेबनान के सीशोर से लगते हुए सारे शहरों को अब एक नई तकनीक के द्वारा हिजबुल्लाह कवर कर रहा है। दरअसल अगर आप ये देखें, ये बड़ी बड़ी शीटें जो हैं लोहे की या फिर आप कह सकते हैं स्टील की, ये लगाई गई हैं और करीबन 10-10 फुट की ये शीटें इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि शहर के अंदर की मूवमेंट को इजराइल ना देख सके। और ये इसलिए भी क्योंकि बिल्कुल ये शहर की जो सड़कें हैं वो आप मानिए कि इजराइल की आंखों की या फिर उसके सर्विलेंस की जद में आ रही थी। लगातार यहाँ से जो मूवमेंट हो रही थी उन गाड़ियों पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे थे, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने और इन सभी जगहों को ऐसे कवर अप कर दिया। बड़ी बड़ी अगर आप देखें कि ये वॉल लगा दी गई हैं। ये शहर के वो इलाके हैं जो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर आते थे और ऐसी कई किलोमीटर लंबी दीवारों को तैयार किया गया है। ये स्ट्रैटेजी इसलिए होती है ताकि जब हिजबुल्लाह की मूवमेंट हो या फिर अगर उनकी कैजुअलिटी हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो अपने शख्स को, अपने घायलों को, तो यहाँ से वो मूवमेंट दिखे ना। यानी पहाड़ी इलाकों से या फिर सी शोर से लगातार जो इजराइल मॉनिटर करता है उससे बचा जा सके। और ऐसी सड़कें लगातार हमको, ऐसी शील्ड जो है हमको लगातार इन इलाकों में देखने को मिल रही है जो पहले नहीं था। 1 महीने पहले जब मैं यहाँ इन इलाकों में था तब इस तरीके की शील्ड को नहीं लगाया गया था, लेकिन अब पूरे इलाके को इसी से भर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सियासी खबरों की। हरियाणा में नई सरकार को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। पीएम मोदी से मिले हैं कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम चेहरे पर बोले सैनी, सीएम चेहरे पर संसदीय बोर्ड की तरफ से फैसला होगा, ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया। ये देखिए मुलाकात की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होने का पूरा कार्यक्रम है। और नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या कहा, ये आपको सुना देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और देखिए हरियाणा की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। हरियाणा के तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं। सावित्री जिंदाल, देवेंद्र कादियान, राजेश जून बीजेपी को समर्थन देंगे। आज बीजेपी नेतृत्व से मिलेंगे तीनों निर्दलीय विधायक। बीजेपी के हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आनंद, क्या जानकारी इस बारे में?
जी देखिए, हरियाणा में बीजेपी की कंफर्टेबल मेजोरिटी है। इसके बावजूद भी जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने खुद बीजेपी से संपर्क साधा है, जिसमें हिसार से चुनाव जीती हुई सावित्री जिंदल है, गन्नौर और बहादुरगढ़ से जीते हुए राजेश जून और देवेंद्र कादियान है। ये तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं आज दिल्ली आएंगे और ये दिल्ली में बीजेपी के हरियाणा के चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान समेत जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात करेंगे। और ये तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं हरियाणा में जो बीजेपी की नई सरकार बनने जा रही है उसका समर्थन भी करेंगे। हालांकि बीजेपी को इनके समर्थन की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी इन तीनों निर्दलीय विधायकों के आने के बाद बीजेपी की जो है कंफर्टेबल मेजोरिटी हो जाएगी और ऐसे में ये तीनों निर्दलीय विधायक जो है अपने अपने क्षेत्रों में काम करते रहेंगे। और इसमें से अगर बात करें तो सावित्री जिंदल जो है वो पहले बीजेपी का टिकट चाहती थी हिसार से, लेकिन बीजेपी जो उनको टिकट नहीं मिला तब वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीती है। और इसी तरह देवेंद्र कादियान भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम राजेश जून को छोड़ भी दें तो ये तीनों विधायक ये तीनों जो निर्दलीय विधायक है ये बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए, बस औपचारिकता भर बची है। जी शुक्रिया आपका आनंद पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पर अपनों के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस अति आत्मविश्वास से हारी है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। हरियाणा से सबक लेना चाहिए, संजय राउत का यह बयान सुनिए आप क्या कहा गया है। महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रही। सीट शेयरिंग का जो मामला है लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन हमको कुछ सबक लेनी पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी है जो हरियाणा में हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र में हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी। रीजनल पार्टी के सपोर्ट के बिना चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी देश में राज नहीं कर सकता। तो कुछ समझते ही नहीं थे, तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। हमने तो अपना प्रयास किया, हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझौता हो जाए। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए और पूरे चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार इसी बात पे फोकस रखा कि बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए। और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसकी चर्चा की, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने गठबंधन नहीं किया, अकेले गए चुनाव में। वो आपके लिए कह रहे हैं। और देखिए कल जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आए हैं, चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी का पहला बयान आ गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया किया है राहुल गांधी ने। जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत, संविधान की जीत बतलाई है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अप्रत्याशित बताया गया है। राहुल गांधी ने कहा कई विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। और वहीं बीजेपी की बम्पर जीत पर एनडीए सहयोगियों ने भी बधाई दी है। जीतन राम मांझी ने पीएम को दिया है जीत का पूरा श्रेय। जिस तरह से हरियाणा में जो लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई है, चिराग पासवान बोले हैं विरोधियों को जवाब मिला है। तो एनडीए के जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से भी इस जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई है और श्रेय दिया गया है प्रधानमंत्री को। ये जीत का अगर श्रेय दिया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ आंतरिक मुद्दों में, आर्थिक मुद्दों में और वैदेशिक मुद्दों में, स्पेस के मुद्दों में और संसार के लोगों से, नेताओं से आंख में आंख मिला करके बात करने वालों में से एक नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी का फल है कि भारत की जनता चाहती है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मिस न करें। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूं, वहीं जेपी नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूं। साथ ही में मैं मानता हूं कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है और सबसे बड़ी बात ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सब को एक परिणाम ने करारा जवाब देने का काम किया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान सामने आया है। हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का यह बयान आपको बता रहे हैं।
बीजेपी दक्षिण हरियाणा से 13 से 14 सीटें जीती है। दक्षिण हरियाणा को प्रमुखता मिलनी चाहिए। दक्षिण हरियाणा के लिए भी पार्टी कुछ सोचे, ये राव इंद्रजीत की तरफ से बयान दिया गया है। 13, 14, 15 सीट ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि हमारे दक्षिणी हरियाणा के संगठन की वजह से आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर आई है। सीएम का तो पार्टी ने फैसला शायद कर रखा है पहले से ही कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ से हमारे को महत्व देने के लिए और लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, जिन्होंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो इस इलाके को महत्व देने के लिए कुछ ना कुछ पार्टी को सोचना चाहिए। इतने टाइम से अब देखो 10 साल तो हो ही गए, 15 साल तक हमारी सरकार अब रहेगी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। तो जब इन्होंने पार्टी की इतनी भारी मदद करी है तो पार्टी को भी इस एरिया की मदद करनी चाहिए। और वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर जीत के बाद उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 370 पर धोखा नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह कहा गया है 370 हमेशा मुद्दा रहेगा। उमर अब्दुल्ला का यह बयान, समय के हिसाब से 370 पर बात करेंगे। इंशाल्लाह टुमारो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे। और एक और बड़ी खबर, TV9 से बोले उमर के बेटे जमीर अब्दुल्ला सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर की आवाज है। यह जमीर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का हक छीना है। यह जमीर अब्दुल्ला का बयान। जमीर अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं इनके साथ काफ़ी लोग यहाँ पर इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, मालाएं भी पहना रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और वो बहुत खुश भी लग रहे हैं। पहले तो बताइए, was it expected that results will come this way because lot of people were talking about the fractured mandate? I was expecting it. Throughout the campaign we have spoken about one thing, which has been the BJP's intention to break the mandate of Kashmir and solidify the mandate of Jammu. We have told them that that is the only way that they would seek to form government. The people listen to National Conference. They listen to us because they trust us. They brought us in full majority because they knew that there is only one voice of the people of Jammu and Kashmir, and that is National Conference. आप कैंपेनिंग में भी लगातार रहे, हमने आपको देखा, सो आपने ये नब्ज टटोला था कि भाजपा को हम बाहर कर सकते हैं बड़े आंगनों से? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने 2019 के बाद क्या किया है, क्या किया है यहाँ पर। हमें तोड़ा गया, स्टेटहुड ली गई, 370 लिया गया, जो हमारा हक है वो छीना गया, जो हमारे रिसोर्स थे, जो हमारे जो जॉब्स थे, वो सब बाहर को दी गई, बाहर। और देखिए इस बीच बड़ी खबर है, यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट को जारी किया गया और इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हो गई। करहल से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। फूलपुर से बात करें, मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी उम्मीदवार बनाए गए। तो एक एक करके वो तमाम नाम इस वक्त उपचुनाव के लिए आपको बता रहे हैं। फूलपुर से बात करें, मुस्तफा सिद्दीकी का नाम सामने आया है उपचुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जो जानकारी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। एक एक जो कैंडिडेट है जिनका नाम रखा गया है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। विपिन, बताइए कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? देखिए 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट समाजवादी पार्टी के विधायक को सजा होने के बाद खाली हुई थी। बाकी 9 सीटों पर वो विधायक सांसद चुनकर गए हैं, इसलिए उन सीटों पर चुनाव होना है। इन 10 सीटों पर चुनाव होना था, इसको लेकर तमाम दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया था। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के ठीक एक दिन बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट का ऐलान करके अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो कांग्रेस के दबाव में नहीं आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि हम
कम से कम 5 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के दबाव में नहीं है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि एक सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने के पक्ष में है। अगर वो लेती है तो, अगर उस पर नहीं मानेगी तो ये गठबंधन नहीं होगा। और जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, करहल वो विधानसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे, लेकिन सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। यहाँ से अपने चचेरे भाई और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सीसामऊ सीट उनके विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद से ये खाली हुई थी। उन्हीं के परिवार के सदस्य नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को, मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, कटहरी से शोभावती वर्मा को और मझवा सीट से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। जी, तो 6 नाम सामने आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि घटना में लाखों का नुकसान हो गया है। आग लगने की सूचना के बाद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। ये देखिए आप।